हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं धर्मांगन मिश्रा आप सभी का स्टडी इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे पूर्व वैदिक काल का। इससे पहले वैदिक काल का एक वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं अभी तक तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे कि आप इससे पहले उसका अध्ययन कर लेंगे। तो ये आपको समझ में आएगा कि अब आगे वैदिक काल को हम दो भागों में बांट कर उसका अध्ययन करेंगे। एक पूर्व वैदिक काल होगा, एक उत्तर वैदिक काल होगा। तो पूर्व वैदिक काल में हम अध्ययन करेंगे राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन का अध्ययन करेंगे, और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्व वैदिक काल के समय की बात करें तो जो समय है आपका वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय है। ये जो पूर्व वैदिक काल का समय है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल की जो प्रशासनिक इकाई थी वो कैसी थी। तो प्रशासनिक इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई जो थी वो कुल से बड़ा ग्राम से बड़ा विश्व और विश्व से बड़ा जन, और सबसे बड़ी इकाई जो थी वो राष्ट्र था। अब कुल की बात करें, कुल को परिवार भी कहा जाता था, परिवार या कुल। तो ये सबसे छोटी इकाई थी। कुल का जो मुखिया होता था, मुखिया को कुल या पिता कहा जाता था। ग्राम का जो मुखिया होता ग्रामीणी कहा जाता था। विश्व का जो मुखिया होता था उसको विस्पति कहा जाता था। जन का जो शासक होता उसको राजन कहा जाता था। ये वहाँ की पूर्व वैदिक काल की प्रशासनिक इकाई थी। अब बात करते हैं इनकी राजनीतिक जीवन का। हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद इसके सामाजिक जीवन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रशासनिक इकाई के बारे में अध्ययन किए। अब देखते हैं राजनीतिक जीवन की। तो राजनीतिक जीवन कैसी थी। राजनीतिक जीवन में लोगों का जीवन कबीलाई जीवन था। जो ये कबीलाई मतलब कबीला में एक कबीले में लोग रहते थे। जो इसका शासक होता था वो राजन होता था। कबीले को जन भी कहा जाता था, जो कि आप यहाँ पे देखे हैं कि ये जो है आपका जन, ये जन जो है, जन का शासक राजन। तो यही कबीलाई जीवन होता था, जो कबीलाई को एक जन बोला जाता था और जिसका शासक राजन होता था। अब इस जो शासक आपका होता था जिसको राजन कहते थे, इसकी सहायता हेतु कुछ संस्थाएं थी जो इसकी मदद करती थी। तो वो संस्था थे, जो 4 संस्थाएं थी। इसमें समिति, सभा, विदत और गण, ये संस्थाएं थी जो राजा के मतलब इस शासक जो कबीले का शासक होता उसके मदद के लिए ये कार्य करते। अब कार्य की बात करें तो समिति जो था ये सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति सभा की बात करें तो श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। ये सभा जो आपकी सभा था। समिति एवं सभा का जो कार्य था, ये दोनों मतलब समिति और सभा, ये दो जो संस्थाएं थी, इसका कार्य था राजा को सलाह देना। समिति एवं सभा को अथर्ववेद में प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अथर्ववेद में प्रजापति के 2 पुत्रियां किसे कहा गया है। तो ये जो आपकी 2 संस्था है, समिति और सभा, तो इन दोनों को प्रजापति की पुत्रियों के रूप में कहा गया है अथर्ववेद में। किस वेद में पूछेगा तो आप बताएंगे अथर्ववेद में। अब आगे देखते हैं, राज्य अधिकारियों की बात करें तो जो राज्य अधिकारी जो होते थे उनको रत्निन कहा जाता था। और रत्निन ये जो होते थे, इन राज्य अधिकारियों की जो संख्या होती थी कुल 7 संख्या होती थी। राज्य अधिकारियों में जो ये राज्य अधिकारी होते थे, इन राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी ये प्रमुख थे। अब बात करते हैं सेना की। बात करें तो सेना यहाँ पे नियमित सेना नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पे सेना का अभाव मतलब जब हमें कोई युद्ध या ऐसा कुछ ज़रूरत होती तो वो सेना युद्ध के लिए तैयार हो जाती। उससे पहले कोई ऐसा नहीं जैसे आज के समय में नियमित सेना होती है, इस तरह से कोई नियमित सेना का उल्लेख नहीं मिलता है। युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध में कबीले का जो नेतृत्व होता था वो राजा ही करता था। जिस एक कबीले से दूसरे कबीले में मान लीजिए युद्ध होता है तो इस कबीले का जो नेतृत्व होता वो राजा ही करता। और युद्ध अधिकतर होता किस लिए था। तो युद्ध की बात करें तो युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। गविष्ट का मतलब होता है गायों की खोज। उस समय में आर्यों मतलब वैदिक सभ्यता में जो आर्य थे वो युद्ध जब करते तो गायों के लिए, जैसे गायों को जीतने के लिए वो एक कबीले से दूसरे कबीले में युद्ध करते थे। अब बात करते हैं कर की। जो कर थी उस समय की
कर को बलि कहा जाता था, जो कि इच्छा पर आधारित था। कर जैसे आज के समय में या उस समय कुछ समय बाद चलेंगे आप देखेंगे तो कर जो था वो नियमित मतलब कर दिया गया, तो कर देना जरूरी था। लेकिन उस समय कर जो पूर्व वैदिक काल है उसमें देखें तो कर कोई इच्छा पर आधारित था, जो चाहता वो दे भी सकता था, जो नहीं चाहता वो नहीं भी देता, और कर को बलि कहा जाता था। न्याय की बात करें तो न्याय का उस समय में कोई उल्लेख नहीं था। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में, हम अध्ययन करते हैं। एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं तो देखते हैं कि जो प्रशासनिक इकाई थी, सबसे छोटी इकाई कुल, उससे बड़ी ग्राम, उससे विश्व, उससे बड़ी जन, और उससे बड़ी इकाई जो होती है वो राष्ट्र सबसे बड़ी। कुल का जो कुल या परिवार कहें तो इसका जो मुखिया होता वो कुलप या पिता, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विश्व का मुखिया विस्पत, जन का मुखिया राजन होता था। राजनीतिक जीवन कैसा था? कबीलाई जीवन था। जो कबीले का शासक होता उसको राजन कहा जाता था। राजन की सहायता के लिए 4 संस्थाएं थी, सभी समिति, सभा, विदति और गण। जो समिति था वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी। समिति एवं सभा का कार्य राजा को सलाह देना। समिति एवं सभा को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। राजअधिकारियों की बात करें तो राजअधिकारियों को रत्निन कहा जाता था, जिसकी संख्या 7 थी। राजअधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। सेना नियमित रही थी, सेना का अभाव था उस समय। जब कोई युद्ध होता तभी सेना, बस कार्य उस समय के लिए सेना होती, ऐसा नहीं था कि हमेशा हमेशा के लिए सेना नियमित और फिक्स रूप से होती। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। कर की बात करते हैं तो कर को बलि कहा जाता था, जो इच्छा पर आधारित था। न्याय का कोई ऐसा उल्लेख नहीं इसमें मिलता है। अब सामाजिक जीवन का अध्ययन करते हैं तो सामाजिक जीवन का अध्ययन करें तो ऋग्वैदिक समाज जो था वो 4 वर्णों में विभक्त था। ये कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्णों में हमारा जो ऋग्वैदिक काल था, ये ऋग्वैदिक जीवन जो सामाजिक जीवन था वो 4 वर्णों में विभाजित था। इन विभाजन की बात करते हैं तो यह विभाजन जो था ये आपके जात के आधार पे नहीं, जो ये विभाजन होते थे ये व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में अगर जो हम पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख देखें तो वहाँ पे मिलता है, और इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जो ये हमारा पूर्व वैदिक में ऋग्वैदिक मतलब समाज था हमारा, ये पितृ प्रधान था, मतलब पितृसत्तात्मक था। यहाँ पे जो इसमें बड़ा होता वो पिता ही होता था। स्त्रियों की स्थिति की बात यहाँ पे करते हैं तो देखते हैं कि स्त्रियों की क्या स्थिति थी। स्त्रियों की स्थिति की बात अगर जो करें तो इसमें लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास विदुषी स्त्रियां थीं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अब स्त्रियों की यहाँ पे भूमिका क्या थी उसकी बात करें तो स्त्रियों के जीवन जो थे, स्त्रियों का यहाँ पे महत्व था। स्त्रियों की जीवन की स्थिति ठीक ठाक थी, क्योंकि स्त्रियों की जो स्थान था समाज में वो सही स्थान था, क्योंकि स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। उस समय बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। उस समय विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी, शिक्षा ग्रहण करती थी स्त्रियां। तो इससे ये पता चलता है कि स्त्रियों का उस समय के समाज में महत्व था। अब बात करते हैं आर्यों के मुख्य पेय पदार्थ की बात करें तो जो उनके मुख्य पेय पदार्थ थे वो सोमरस था। सोमरस जो है ये वनस्पति से बनाया जाता था। अब बात करेंगे मनोरंजन की बात करें तो मनोरंजन में रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा, ये सब उस समय के मनोरंजन थे जो हमारे पूर्व वैदिक काल के लोग थे। वस्त्र की बात करें तो वस्त्र 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। फर्स्ट आपका वास, सेकंड अधिवास और थर्ड आपका उषड़ीय। ये 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे पूर्व वैदिक काल के लोग। अब बात करें तो अंदर जो पहनने वाले कपड़े होते थे, जो कि नीचे कपड़े अंदर पहनने वाले जो कपड़े होते थे उसको नीवी कहा जाता था। नीवी
निवी जो होता था वो अंदर पहनने वाले कपड़ों को निवी कहते थे। एक बार पुनः इसको दोहराते हैं। सामाजिक जीवन, ऋग्वैदिक समाज जो 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो ये समाज था हमारा वो पितृ प्रधान था, मतलब पिता सत्तात्मक, पिता ही सबसे मुखिया होता, पिता सबसे बड़ा होता था, इसमें सारा कार्यभार पिता के ऊपर होता था। स्त्रियों की स्थिति देखें तो स्त्रियों की स्थिति ठीक ठाक थी, इसमें लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला एवं विश्वास विदुषी स्त्रियां थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पदार्थ सोमरस, पेय पदार्थ जो था वो सोमरस था। मनोरंजन, रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा। वस्त्र की बात करें तो वस्त्र 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, वास, अधिवास, कुशड़ी। और जो नीचे पहनने वाले कपड़े, अंदर पहनने वाले कपड़े होते थे उनको नेवी कहा जाता था। तो दोस्तों इसके बाद हम अध्ययन करेंगे जो हमारा पूर्व वैदिक काल का दूसरा वीडियो होगा, उसमें हम करेंगे आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आपको, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि हम आपको और अच्छे से इसका अध्ययन करा सकें। थैंक्स।